Hello everyone. So today we are going to discuss the Hindu Succession Act 1956, and the topic which we are going to cover is the devolution of interest in Mitaksha Parsonage. So a little bit about the Hindu Succession Act 1956. So this act was enacted on 17th June 1956, and the objective was to amend, codify and secularize the laws that were relating to succession. और इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है ऑन हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख्स। जब इस एक्ट में अमेंडमेंट हुई 2005 में, उसकी वजह से इसके ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट और बेटर तरीके से इंश्योर हो गई। फ्री एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड मेन एंड वुमेन को इक्वल राइट्स देना इन मैटर्स कंसर्निंग सक्सेशन। Moving ahead, what devolution of interest in Mitaksha Parsonage means. The transfer of ownership of property to legal heirs जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है। तो जब एक पर्सन की डेथ हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके लीगल एयर्स के पास किस तरह से ट्रांसफर होगी, उसे हम डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। सो द सेक्शन 6 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट इस चीज के साथ डील करता है, एंड इस सेक्शन की हेडिंग ही डेवोल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन मिताक्षरा को पार्सनरी है। सो हम क्लॉज बाय क्लॉज ये सेक्शन को डिस्कस करेंगे, एंड साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि 2005 की अमेंडमेंट से पहले क्या सिचुएशन थी और 2005 के अमेंडमेंट के बाद क्या चेंजेस आए हैं। So section 6 clause 1, subclause A provides that कि daughter can become a co-parsoner by birth in the same manner as the son. So daughter को consider किया जाता है as a co-parsoner by birth, वो भी by birth interest acquire कर लेती है co-parsonery में, जैसे कि एक son करता है। She has the same rights in the co-parsonery properties in the same manner as the son, उसके पास same set of rights रहेंगे। She is also subject to same liabilities, so same set of rights and same set of liabilities जो कि एक son enjoy करता है, वही एक daughter को भी मिलेगी। अगर हम कंपैरिजन करें 2005 से पहले क्या सिचुएशन थी, so the daughter was not considered to be a co-parsoner और इसीलिए co-parsonery property में वो कोई rights भी enjoy नहीं करती थी। But after the amendment of 2005, daughter is considered as a co-parsoner और उसको सेम सेट ऑफ राइट्स एंड लाइबिलिटीज मिलती हैं एज अ सन। अभी वी आर गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू केस लॉज जो कि इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट हैं डॉटर के कोपार्सनरी राइट्स को लेकर, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट प्रकाश वर्सेस फूलवती 2016। सो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो डॉटर के कोपार्सनरी राइट्स हैं वो उसे तभी मिलेंगे अगर उसके फादर अलाइव हैं ऑन द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट, यानी कि अगर वो 2005 से पहले तक जिंदा हैं तो ही डॉटर को कोपार्सनरी राइट्स मिलेंगे। अगर फादर की डेथ हो चुकी है 2005 से पहले तो डॉटर को कोपार्सनरी राइट्स नहीं मिलेंगे, विच मीन्स कि डॉटर के कोपार्सनरी राइट्स डिपेंडेंट है उसके फादर के जिंदा होने पर। सेकेंड केस इज द नम्मा वर्सेस अमर 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्ररी जजमेंट दी और कहा कि सेक्शन 6 जो कोपार्सनरी राइट्स देता है डॉटर को, वो उसके डेट ऑफ बर्थ से देता है, ना कि फ्रॉम द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट। यानी कि हम डॉटर के बर्थ से उसे कोपार्सनर मान रहे हैं, ना कि 2005 से। अगर किसी डॉटर का बर्थ 2005 से पहले भी हुआ है, लेट्स से 2004 में हुआ है, तो भी हम उसे कोपार्सनर कंसीडर करेंगे, क्योंकि हम कोपार्सनरी राइट्स बाय बर्थ देते हैं, नॉट फ्रॉम द इन्फोर्समेंट ऑफ द एक्ट।
इसीलिए डॉटर को पार्सनरी प्रॉपर्टी में अपना शेयर एंजॉय कर सकती है, चाहे उसके फादर डेट ऑफ एनफोर्समेंट पर अलाइव ना हो। अगर उसके फादर की डेथ हो चुकी है 2005 से पहले, तो भी उसके पास को पार्सनरी राइट्स रहेंगे। अभी अगर हम इन दोनों केसेस की जजमेंट्स को कंपेयर करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में अलग अलग जजमेंट्स दी। द सिचुएशन बिकेम कंफ्यूजिंग एंड अल्टीमेटली केस विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा ऑफ 2020 इस चीज को सॉल्व करता है, where the issues that were arised first was whether a daughter who was born before the date of enforcement of the amendment of 2005 would be considered a co-parsoner or not। यानी कि एक डॉटर जिसका बर्थ 2005 से पहले हुआ है, वो को-पार्सनर होगी या नहीं होगी। Second was whether a daughter can claim co-partnership rights even if her father died before the amendment of 2005। क्या अगर एक डॉटर के फादर की डेथ 2005 से पहले हो गई है, तो उसे को-पार्सनरी राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। The Supreme Court held that the Amendment Act is retrospective in nature। Retrospective होने का मतलब है कि वो पास्ट में जाकर अप्लाई करता है। जो को पार्सनरी राइट्स मिले हैं डॉटर को, वो उसके डेट ऑफ बर्थ से मिले हैं, ना कि 2005 से। इसीलिए डॉटर को पार्सनर रहेगी बाय बर्थ। सेकेंडली, कोपार्सनरी राइट्स जो हैं वो हमें बाय बर्थ मिल रहे हैं, इसीलिए फादर का जिंदा होना या ना होना इस बात को डिटर्मिन नहीं करता कि डॉटर को कोपार्सनरी राइट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एक सिंपल सी चीज है कि डॉटर को कोपार्सनरी राइट्स उसके बर्थ से मिलेंगे। उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि फादर 2005 से पहले अलाइव थे या नहीं थे, और जो डेट ऑफ अमेंडमेंट है उससे पहले जो डॉटर है वो पैदा हो गई है, तो उसे कोपार्सनरी राइट्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं है, डॉटर का कोपार्सनरी राइट उसके डेट ऑफ बर्थ से उसे मिल जाता है। So it is irrespective of the fact whether father is alive or predeceased before 9 September 2005, daughter can claim her share in the property through partition। दिस इज हाउ जो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 का केस है, इसने सिचुएशन क्लियर की अराउंड द कोपार्सनरी राइट्स ऑफ द डॉटर। जितनी भी कंफ्यूजन थी रिगार्डिंग की डॉटर को कब से उसके कोपार्सनरी राइट्स मिलेंगे, वो इस जजमेंट से क्लियर हो जाती है। Allowing judges to become co-partner act try to fulfill its objective of promoting gender equality and to comply with the needs of the present times। यहाँ पर डॉटर के ऊपर सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन है, that she cannot claim to reopen the partition और invalidate it अगर वो 20th December 2004 से पहले हुआ था, तो वो उस चीज को इनवैलिडेट नहीं कर सकती है। Moving ahead, Section 6, Clause 2. It provides that कि हिंदू females के पास right है to dispose of their co-partnering property through testamentary disposition by will और gift। वो जैसे चाहे अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती हैं। प्रायर टू 2005 डॉटर्स के पास को-पार्सनरी राइट्स नहीं थे, ये सिर्फ मेल्स के पास थे। आफ्टर 2005 अब ये मेल्स के पास भी हैं और फीमेल्स के पास भी हैं, दोनों अपनी प्रॉपर्टी जैसे चाहे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। नाउ सेक्शन 6 क्लॉज 3। जब एक हिंदू मेल या फीमेल की डेथ हो जाएगी, तो उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड करना होगा, तो हम उसके विल के अकॉर्डिंग उसे डिवाइड कर देंगे। बट व्हाट इफ अगर उसने कोई विल बनाई ही नहीं थी, ऐसे केस में हम उसकी प्रॉपर्टी को जब डिवॉल्व करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तो हम इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और हम यूज करेंगे नोशनल पार्टीशन का। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ नोशनल पार्टीशन नीड्स टू बी डिस्कस्ड हेयर।
नोशनल पार्टीशन में हम एक लीगल फिक्शन क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम प्रिज्यूम करते हैं कि पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका है बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन कंसर्न्ड। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि 5 मेंबर्स की फैमिली है जिसके अंदर एक फादर, मदर और उनके 3 बच्चे हैं जिसमें से 2 सन और एक डॉटर है। अब अगर हमें इन सबको इनके रिस्पेक्टिव शेयर्स देने हो तो फादर को एक शेयर, मदर को एक शेयर, 2 सन्स को अपने अपने रिस्पेक्टिव शेयर्स और डॉटर को भी अपना रिस्पेक्टिव शेयर। तो हर किसी को 1/5 शेयर मिल जाएगा प्रॉपर्टी में से। बट अगर हम एज्यूम करें कि फादर की डेथ हो गई तो उसका जो 1/5 शेयर था वो वेकेंट हो जाएगा। तो अब उस 1/5 शेयर को हम सर्वाइविंग 4 मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मदर, 2 सन और एक डॉटर, इन चारों को फादर का 1/5 शेयर मिल जाएगा और ये उसके 4 हिस्से कर लेंगे। तो इस तरह से हर एक मेंबर को 1/4 शेयर मिलेगा फ्रॉम द डिसीज्ड फादर्स एस्टेट। So this is how the concept of notional partition works, जिसके अंदर हम assume करते हैं कि एक पर्सन की डेथ से पहले ही उसने अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में पार्टीशन कर दिया था। आई होप ये क्लियर होगा। So notional partition is basically used to determine the share of the deceased co-partner ताकि उसका शेयर भी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और हम इसमें फीमेल्स को इक्वल शेयर देते हैं एज अ सन, जैसे कि हमने पीछे देखा डॉटर को भी 1/4 शेयर मिला था और उसके दोनों सन्स को भी 1/4 शेयर मिला था। सो डॉटर इज अलॉटेड सेम शेयर एज द सन। अगर आपकी कोई डिसीज्ड डॉटर या डिसीज्ड सन है तो उनका जो शेयर होगा वो हम उनके बच्चों को दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल इन 3 बच्चों में से जो एक डॉटर है उसकी डेथ हो चुकी है पहले से ही और उसकी आगे एक डॉटर है तो हम उसकी डॉटर को उसका शेयर दे देंगे। प्रायर टू 2005 की अमेंडमेंट हम नोशनल पार्टीशन की जगह पे सर्वाइवरशिप का यूज करते थे। The concept of survivorship was applied, जिसके अकॉर्डिंग हम सारी की सारी प्रॉपर्टी एल्डेस्ट मेल हेयर को दे देते थे और फीमेल्स को कभी भी राइट नहीं मिला था टू इनहेरिट बाय सर्वाइवरशिप। बट आफ्टर 2005 सर्वाइवरशिप हैज बीन अबॉलिश्ड और जो 2005 की अमेंडमेंट है उसने सर्वाइवरशिप को अबॉलिश कर दिया है। अब हम इसकी जगह पे नोशनल पार्टीशन का यूज करते हैं जिसकी वजह से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड। नाउ सेक्शन 6 क्लॉज 4 ये बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन की। कोई भी सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन लायबल नहीं है टू रीपे द डेट जो उनके फादर, ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने लिया था ऑन द ग्राउंड ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। हाउएवर अगर डेट 2005 से पहले लिया था तो सन, ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन लायबल रहेंगे अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन। तो अब ये डॉक्ट्रिन है क्या? Let us see. So doctrine of pious obligation is a Hindu law जो कि कहता है कि एक सन की ड्यूटी बनती है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने फादर के डेट्स को क्लियर करे जो कि उसने लेजिटिमेट पर्पसेस के लिए लिए थे। हाउएवर अगर उसने कोई कर्जा गलत काम अनएथिकल पर्पस के लिए लिया था तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसे रीपे करने के लिए। अब लेजिटिमेट पर्पस हो सकता है कि उसने फैमिली के बिजनेस के लिए, वेलफेयर के लिए, किसी डॉटर की शादी के लिए डेट लिया हो तो वो उसे रीपे करना पड़ेगा। बट अगर उसने किसी अनएथिकल पर्पस यानी कि वो उसे अल्कोहल का एडिक्शन है, वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, लस्ट या गैम्बलिंग में इन्वॉल्व है तो ऐसे कामों के लिए सन लायबल नहीं है अपने फादर का डेट रीपे करने के लिए।
सो द डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन का आइडिया ये है कि अगर एक पर्सन बिना अपना कर्जा उतारे उसकी डेथ हो जाती है तो अगले जन्म में वो अपने क्रेडिटर के घर एक स्लेव सर्वेंट बन के पैदा होगा। अब इसके रिगार्डिंग हम एक केस डिस्कस करेंगे, सिद्धेश्वर मुखर्जी वर्सेस भुवनेश्वर प्रसाद नारायण सिंह 1953। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन का ओरिजिन डिस्कस करते हुए कहा कि यज्ञावल्क्य स्मृति में भी लिखा है कि सन्स एंड ग्रैंडसन्स दे आर लायबल टू पे देयर फादर्स डेट, अगर उनकी डेथ हो जाए या फिर वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर वो खुद अपना डेट रीपे नहीं कर सकते। नारदा ऑल्सो हाइलाइट्स कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है बिना अपना डेट क्लियर किए तो उसके जितने भी अच्छे कर्मों का फल होगा वो उसके क्रेडिटर को मिल जाएगा, यानी कि जिसका उसने कर्जा देना है उसको उसके सारे पुण्य मिल जाएंगे। सो दैट इज व्हाई हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग पायस ऑब्लिगेशन की इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा एंड अदर्स 2020 में इट वाज हेल्ड कि डॉटर इज नाउ इक्वली लायबल एज अ सन अपने फादर के डेट्स को क्लियर करने के लिए अगर वो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करती है, एंड दिस एक्ट अप्लाइज रेट्रोस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जैसे हमने सेक्शन 6 क्लॉज 1 के सबसेक्शन सी में पढ़ा था कि डॉटर के ऊपर सेम लाइबिलिटीज हैं इन द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी जैसे कि एक सन के पास है, तो वो सेम सेट ऑफ राइट्स और सेम सेट ऑफ लाइबिलिटीज इंजॉय करती है। अब यहाँ पर क्योंकि उसे कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में शेयर मिला है तो ऑब्वियसली वो लायबल भी रहेगी अपने फादर के डेट्स को क्लियर करने के लिए। 2005 से पहले तक डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन वाज एप्लीकेबल, जिसकी वजह से सन लायबल था टू रीपे द फादर्स अनपेड डेट। बट आफ्टर 2005 doctrine of pious obligation has been weakened. Doctrine of pious obligation has been weakened. बस ये उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल है जहां पर आपने डेट लिया था 2005 से पहले, यानी कि इस अमेंडमेंट के आने से पहले अगर आपने कोई डेट लिया था लेट्स सपोज 2004 में या 1999 में, तो उन केसेस में डॉक्ट्रिन ऑफ पायस ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल रहेगा। ऐसा हमने एक्सेप्शन इसीलिए दी ताकि कंफ्यूजन ना हो, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स अराइज ना हो, सो दैट इज व्हाई हमने ये एक्सेप्शन रखी। और जो पायस ऑब्लिगेशन की वजह से जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है को पार्टनर के ऊपर वो सिर्फ लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर जो वो इनहेरिट करता है को पार्टनरी प्रॉपर्टी में। फॉर एग्जाम्पल 5 को पार्टनर्स थे तो हर एक को 1/5 शेयर मिला, तो जैसे कि डेट जो है वो 1 लाख रुपए का था तो वो पांचों जो लोग हैं वो 20-20 हजार रुपए देने के लिए लायबल होंगे क्योंकि उन्होंने 1/5 शेयर इनहेरिट किया है। आपके पर्सनल जो एसेट्स हैं उनके ऊपर ये लायबल नहीं होगा, वहां तक नहीं जाएगा। सिर्फ जो कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में आपने इनहेरिट किया है जितना शेयर उतना ही डेट क्लियर करने के लिए आप लायबल हो। मूविंग अहेड, लास्ट सेक्शन 6 क्लॉज 5, सो दिस प्रोवाइड्स दैट कि ये सेक्शन किसी भी पार्टीशन पर अप्लाई नहीं करेगा जो 20 दिसंबर 2004 से पहले हुई है। यही रिस्ट्रिक्शन फीमेल को पार्टनर्स पर भी है कि वो इनवैलिडेट नहीं कर सकती हैं किसी भी पार्टीशन को जो कि 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ है। एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द सेम रीजन कि बार बार फिर पुराने जो केसेस हैं वो फाइल किए जाएंगे, मल्टीप्लिसिटी होगी सूट्स की, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो एक स्टॉप लगाने के लिए हमने ये एक्सेप्शन रखी है। लास्टली कुछ और चेंजेस जो 2005 की अमेंडमेंट की वजह से आए वो ये थे कि पहले ये एक्ट एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर एप्लीकेबल नहीं था, but after 2005 there has been deletion of provisions जिनकी वजह से अब ये एग्रीकल्चरल होल्डिंग्स पर भी एप्लीकेबल है।
4 new heirs were added in the class 1 category, जो कि हम तब डिस्कस करेंगे जब हम classes of heirs के बारे में पढ़ेंगे. So